दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष पांडे आपका टीपी मनी स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपके सम्मुख लेकर आता हूं। उसी के अंतर्गत मैथ का ये तीसरा वीडियो है जो PIQ पर आधारित है। ये PIQ 17 जुलाई 2025 को हुआ है। 17 जुलाई 2025 को ठीक है दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में पीजीटी हिंदी सेकेंड शिफ्ट का ये क्या है क्वेश्चन पेपर है। आप चाहें तो इसे ऑफिशियल वेबसाइट से मिला भी सकते हैं। यहाँ पर जो भी दोस्तों बताया जाता है वो हकीकत ज्ञान से बताया जाता है, ताकि आप हकीकत क्वेश्चन को देखें और इस मेथड को यदि लगाते हैं तो आप निश्चय तय मानिए कि बढ़िया नंबर से आप पास होंगे। जो विद्यार्थीगण पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, पहले उन वीडियो को आकर देखें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी जाके ये सारी बातें समझ में आएगी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन से बातें करना सीखते हैं दोस्तों हम लोग कि 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 36 है। यानी 14 विद्यार्थियों का अंकों का औसत 36 है। ये कहना ये चाहता है कि पहला भी विद्यार्थी जो है 36 है, दूसरा भी विद्यार्थी 36 है, तीसरा भी विद्यार्थी 36 है, पहला भी विद्यार्थी 36 है, दूसरा भी, तीसरा भी, 14 भी विद्यार्थी जो है 36 अंक पाया है। वैसे ही 14 विद्यार्थी 36 अंक पाए हैं। ये अपने आप में कह रहा है। यानी कुल मिला के हम कई अंक अलग अलग दिए हैं, उन अंकों को हम जोड़ के और जितने विद्यार्थियों से भाग करेंगे तो हमें ये 36 मिला होगा। और औसत का मतलब यही है दोस्तों। जो वीडियो नहीं देखे मेरा मैथ का एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट में मैं औसत पढ़ाया हूँ, अगर वो वीडियो देख लेते हो तो औसत की कितनी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, केवल आप एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर ले जाओगे। अतः मेरी वीडियो का आप अवश्य देखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 14 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 36 है, यानी 36 अंक पाए हैं। यदि प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक को दोगुना कर दिया जाए, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंक को दोगुना का मतलब ये भी दोगुना, ये भी दोगुना, ये भी दोगुना, ये भी दोगुना, सबको दोगुना करोगे तो क्या होगा? 36 दूना, ये भी 72, ये भी 72, सभी 72 हो जाएगा नहीं जी, ये भी 72 हो जाएगा। तो प्राप्त अंकों का नया औसत क्या होगा? यही तो होगा। औसत मतलब क्या होता है कि सभी अगर जो अंक है, सभी लोग को जो प्राप्त अंक है वो समान है, ये है, वही औसत है। यही क्या होगा? उत्तर होगा। दोस्तों आपसे मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे पुराने वीडियो यानी मैंने मैथ में एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट के आधार पर एक वीडियो जो बनाया है, अगर यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो इन सब क्वेश्चन आपके लिए चुटकीले से नज़र आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति इतना 1,31,000 में एक कार खरीदता है, यानी CP तुम्हारा 1,31,000 है और उसकी मरम्मत पर इतना खर्च व्यय करता है। देखो 1,31,000 रुपया तुम्हारा क्या है? CP है, ठीक है। CP का मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य 1,31,000, ठीक है दोस्तों, ये कामा है। और मरम्मत पर 36,000 व्यय करता है, यानी ये भी अपने पास से ही लगाता है, ये भी अपने पास से ही लगाता है। होना हो 36,000 भी अपने पास से ही लगाता है। दोस्तों ये जीरो है, बात को समझने की कोशिश करिए, जीरो है, ये कामा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इस कामा को हटा दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखो 36,000 व्यय करता है, यानी ये भी अपने पास से लगाया, ये भी अपने पास से लगाया, तो ये भी दोस्तों एक प्रकार से CP का ही तो अंश हुआ। ये भी एक प्रकार का CP का ही तो अंश हुआ, क्योंकि ये भी खर्च ही कर रहा है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये भी CP के ही अंश है। यदि वो इस प्रकार कार पर 17% लाभ, जब 17% लाभ है दोस्तों, तो पहले CP देख लेते हैं, टोटल कितना खर्च हुआ उसका। तो ये 3 जीरो ऐसे ही क्या होगा? उतर जाएगा, और 6 1 7 और 3 1 6, यानी 1,67,000 उसका कुल क्या आएगा? CP वैल्यू आएगा। ये CP वैल्यू मैंने क्रय मूल्य पर कुल लागत तुम्हारा ये आएगा। और 17% लाभ है दोस्तों। CP अपने आप में कितने परसेंट होता है दोस्तों? 100%। तो ये वैल्यू किसकी है? 100% की है। और 17% लाभ है, यानी इसमें जो बेचने जाता है तो 17% लाभ लेता है। 17% क्या लेता है? लाभ लेता है। 17% जब लाभ ऐड हो जाएगा तो होगा कितना? 117%। तो 117% जो होगा वो क्या होगा दोस्तों? इतने में बेचेगा, इसको हम बोलते हैं क्या? SP। तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करिए, मैंने SP यानी 117% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। हम सभी आप जानते हैं कि एक हमारा फेमस फार्मूला है, वो फार्मूला पर रट लीजिए या याद कर लीजिए। वो क्या है कि वैल्यू अपन किसका, यानी जो वैल्यू अंक में दिया गया है वो किसका है, इनटू चाहिए, हमें क्या चाहिए वो यहाँ रखते हैं। तो ये जो वैल्यू दी हुई है दोस्तों अंक में, वो वैल्यू कितनी दी हुई है? वो दी हुई है 1,67,000। कितनी दी हुई है? 1,67,000। ये वैल्यू किसकी है दोस्तों? CP की है। CP अपने आप में दोस्तों होता है 100%, और हमें चाहिए क्या? SP में कौन सा है? तो ये है, ये क्या है? 117%। इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और ध्यान से देखिए दोस्तों, हम कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को। 00 से ये 00 कैंसिल हो गया, ठीक है दोस्तों, 00 से ये 00 क्या हो गया? कैंसिल हो गया।
अब हमें देखो इनमें क्या है, अंत में देखो, अंत में एक ही जीरो है, तो अंत में एक जीरो आएगा, ऐसे ही देख कर मार के चले आओगे, क्योंकि इसमें दो दो जीरो है। ठीक है, पहले ही देखो अंत में एक जीरो आएगा और इसमें दो दो जीरो है, तो ऐसे ये सही हो गया। तुम गुणा नहीं करोगे दोस्तों, वहाँ गुणा करके विद्वान साबित नहीं करना है बाबू। ऐसे भी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो देखो इसका इकाई डिजिट उठाओ और देखो ये प्रतिशत से प्रतिशत कटा है, ये प्रतिशत से प्रतिशत कट गया। 7 में 7 से गुणा करो, इकाई में इकाई से गुणा करो, 7 से 49 आया तुम्हारा 9। तो एक शून्य भी है, ठीक है, और इकाई का जगह पर क्या आएगा, शून्य तो आएगा ही साथ में, उसके बाद जो आएगा प्रथम अंक वो 9 आएगा, किसी में भी 9 नहीं है। तो एग्जाम दोस्तों ये ऑप्शन भी ऐसे सिलेक्ट करते हैं ताकि आप देख कर उत्तर मारो, इसीलिए ऑप्शन ऐसे सिलेक्ट किए जाते हैं। हमें आपसे बार बार यही अनुग्रह रहेगा दोस्तों कि आप पूरा गुणा करने के चक्कर में ना रहिए, सीधी यूनिट डिजिट देखकर मार कर चले आइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी संख्या का 35% उसके 25% से 36 अधिक है तो वो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन मेरे एक फार्मूला वैल्यू अपांक किसका इंटू चाहिए पर सब ये क्वेश्चन हो जाएंगे और आसानी से होंगे। वैल्यू देखो, परसेंटेज में जो रहता है वो वैल्यू नहीं, 36 अधिक है, ये 36 करो। ये 36 किसकी वैल्यू है दोस्तों, अधिक की वैल्यू है। किसकी वैल्यू, 36 अधिक है, यानी अधिक की वैल्यू है। जैसे 35% है तुम्हारा और यहाँ पर क्या है 25% है, तो 35 कोई संख्या का 35% है, कोई संख्या का 25%, तो जाहिर सी बात है ये अधिक है। तो प्रतिशत में कितना अधिक है दोस्तों, ये 35 और 25 प्रतिशत में कितना है, 10% अधिक है। तो प्रतिशत में 10% अधिक है, लेकिन अंक में कितना अधिक है, अंकी के मान में 36 अधिक है। तो इस 36 किसकी वैल्यू हो गई दोस्तों, इस अधिक यानी 10% की वैल्यू हो गई, यानी 36/10%। ये वैल्यू किसकी है दोस्तों, 36 अधिक परसेंटेज की है। कितना, 35 से 25 कितना अधिक है, 10% इसकी। और हमें चाहिए क्या दोस्तों, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है दोस्तों, 100% की वैल्यू हमें पूछ रहा है। एक शून्य से एक शून्य यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, 360 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय शंखों और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का क्रमशः अनुपात 4:3 है। देखो शंकु और बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात दिया है, यानी H1/H2 दिया है। क्या दिया है, H1/H2 दिया है 4:3। तो H1 पहले क्या है, शंकु है, तो मान लो पहले शंकु वाला ऊंचाई है, और दूसरे स्थान पर लंबवृत्तीय बेलन है, दूसरे स्थान पर बेलन का जो है मान लो कि दूसरा वाला बेलन वाला है, ठीक है, ऊंचाई। उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात भी दिया है, यानी R1/R2 क्या दिया है दोस्तों, R1/R2 दिया है 5:3। अभी भी पहले शंकु और बाद में बेलन है। यदि बेलन का आयतन इतना है, यानी इस बेलन का आयतन दे दिया, आयतन बोले तो वायलुम बोलते हैं, तो भी क्या दे दिया दोस्तों, कभी भी आयतन में 3 राशियों का गुणा होता है दोस्तों। तो कितने राशियों का गुणा होता है, तो क्या है दोस्तों इनका आयतन, इसका आयतन है बेलन का 891 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि मान लो कि बेलन माने V2, क्योंकि दूसरे वाले को 2 मान रहे हैं, तो V2 मान लो वायलुम यानी आयतन। तो कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात करो, यानी हो ना हो क्या, इसी का आयतन पूछ रहा है, यानी वायलुम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थीगण मेरे एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखे हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट बना है, एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट, उसको जाकर देखें। उसके लास्ट वीडियो में मैंने मेंसुरेशन पर 1 घंटा 20 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो में बनाया है, और मेंसुरेशन का पूरी हकीकत ज्ञान, पूरे फार्मूला को उसमें याद भी करवा दिया है। तो आप लोग जाएंगे, देखेंगे, याद होगा, फिर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले शंकु है, तो शंकु का आयतन V1 बराबर क्या होता है दोस्तों, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर H। 1 देखो शंकु क्या होता है, बेलन का 1/3 होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर H होता है, शंकु का 1/3 होता है, माफ़ करिए बेलन का 1/3 होता है, यानी 1/3 मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब इसका आर का क्या है, आर स्क्वायर। देखो इसका आर स्क्वायर क्या है, समझने की कोशिश करो। पाई, इसके लिए आर स्क्वायर को जगह हम R1 मान रहे हैं, R1 स्क्वायर H की जगह क्या इसका मान है दोस्तों, देखो इसका H क्या मान है, शंकु का H1 मान है, इसलिए H1 ले रहे हैं। और वैसे ही ये है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। तो आर की जगह ये R2 हो जाएगा, क्योंकि बेलन को मैंने 2 माना है, तो पाई R2 स्क्वायर इंटू H2। ठीक है दोस्तों, ये H2। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, तो ये H1 संबंधी H2 का मतलब H1/H2 का मान दिया है। किसका मान दिया है? H1/H2 का मान दिया है। R1 संबंधी R2 मैंने R1/R2, यानी हमें लगता है कि इनको आपस में क्या कर देना चाहिए, समीकरण और समीकरण को भाग कर देना चाहिए, तभी R1/R2 आएगा, तभी H1/H2 भी यहाँ से आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी है दोस्तों। देखो यहाँ पर मैं भाग कर देता हूँ समीकरण 1 बटा समीकरण 2, तो V1/V2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/3 को हम लिख लिए अलग, 1/3 को हम लिख लिए अलग, बाकी इनका आपस में पाई से पाई दोस्तों कैंसिल होगा, लेकिन एक बार लिख देते हैं। ऐसे क्या पाई से पाई कैंसिल हो ही जाएगा, लिखने का कोई मतलब है नहीं, वहाँ भी आप नहीं लिखेंगे दोस्तों, नहीं तो समय क्या होगा आपका, क्या होगा, बर्बाद होगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, 1/3 R1/R2 दोनों का स्क्वायर है, तो R1/R2 स्क्वायर कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, इंटू H1/H2, पाई से पाई दोस्तों कैंसिल हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस H1/H2 का भी मान दिया है यहाँ पर, और R1/R2 का भी मान दिया है, तो क्यों ना हम इस मान को क्या करें, रख लें, मान को रख लें। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर रख रहा हूँ, हाँ, और देखो V1/V2 देखो यहाँ पर मान मैं रखने जा रहा हूँ। तो V1 का मान क्या यहाँ कितना दिया है दोस्तों, नहीं दिया है, हमें वो वैल्यू ज्ञात करना है, तो V1 को V1 रहने दो। V2 का मान क्या दिया है दोस्तों, 891 दिया है, देखो 891 दिया है। तो दोस्तों केवल आपको लग रहा है कि बहुत हार्ड है नहीं, केवल मान रखोगे और उत्तर पाओगे। R1/R2 यानी 5/3 का स्क्वायर है, 5/3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा। देखो R1/R2 का मान क्या है, देखो R1/R2 का मान 5/3 है, H1/H2 का मान क्या है, 4/3 है। तो केवल लिखो और उत्तर पाओ, लिखो और क्या करो, उत्तर पाओ। और देखो अब तुम्हें क्या करना है, देखो अब देखो अब क्या होगा, V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो V1 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ज्यों का त्यों तुम उतारते जाओ, 1/3 को 1/3 ही रहने दो, 1/3 को 1 देखो ये 5/3 था, 5/3 कर दो। देखो अभी सबको मैं उतार रहा हूँ, लेकिन तुम वहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हो। और देखो 891 बटा के इधर है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा के ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करो, ये 3 का 9 होगा, 9 से इसे घटाते हैं, तो देखो 9 से 99 क्या होता है, 81, फिर 81, 99 बार में जाएगा दोस्तों, तुम गुणा करके देख सकते हो। फिर 3 के 9, फिर इस 9 से इसको घटाओ, कलर चेंज कर लेते हैं, तो 9 से घटाओगे तो दोस्तों होगा 11। ऊपर क्या आया दोस्तों, देखो ऊपर क्या आया, 11 आया। ठीक है, और तुम ये जानते हो 50 25 और 4 100, यानी 11 पर 200 ना तुम्हारा बढ़ जाएगा, यही तुम्हारा होगा उत्तर। दोस्तों विश्वास मानो, ये इजी होता है, केवल फार्मूला याद करना होता है, और यदि आप हमारे वीडियोज़ को देखते हैं तो तय मानिए फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। आप जाइए, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट बना होगा मेरे चैनल पर, DP मनी स्टडी चैनल का नाम है, जिसमें लिखा होगा एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट, उस पर एक चैप्टर में मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ और पूरा चैप्टर समाप्त कर डालता हूँ दोस्तों। तो आप पुनः उस वीडियो को विजिट करें और देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन दोस्तों, 490 980 और इतने का HCF ज्ञात करो। दोस्तों HCF क्या होता है, महत्तम समप्रवर्तक, महत्तम मतलब बड़ा, यानी HCF वो बड़ा से बड़ा संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर देता है। यानी जो संख्या आएगी वो इन सभी को क्या करेगी, पूर्णतया विभाजित कर देगी, इसको भी क्या करेगी, पूर्णतया विभाजित कर देगी, माफ़ करना, इसको भी विभाजित कर देगी, यानी भाग करने पर कट जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। तो चलो देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम देखो, तो HCF हमारा इन सबको काटेगी, तो मैं क्या करूँगा, इनका गुणनखंड सब करेंगे, करके फिर देखेंगे क्या कॉमन है। दोस्तों ये होगा लेंदी प्रोसेस, आप इस लेंदी प्रोसेस को न करिएगा, बल्कि हकीकत ज्ञान आप जानते हैं कि ये वो बड़ी से बड़ी संख्या होता है जो दी हुई संख्याओं को क्या करता है, मतलब विभाजित कर देता है। तो हमारा HCF यानी इसमें ऐसी संख्या जो होगा वो जो तीनों को काट डालेगा, वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या को ऑप्शन में उठाते हैं, वो है 102। किसको उठाते हैं दोस्तों, वो है 102। तो 102 के बारे में हम थोड़ा सा विचार कर लें, तो 102 हमारा 2 से कटेगा, यानी 2 × 51 होगा। देखो 100 2 गुना है 100, 50 का 2 गुना 100 और एक अधिक है तो 51 कर दो, 51 का 2 गुना 102 हो जाएगा। यानी ये संख्या 2 से भी कटनी चाहिए सभी, तो 2 से तो कटेंगे, 51 से भी कटनी चाहिए। 51 बोले तो क्या होता है दोस्तों, 17 दूनी का 34, 17 3 51, यानी 17 और 3 दोनों से कटना चाहिए। अब देखते हैं, ये संख्या 3 से जो है, यानी वो संख्या 17 से भी कटनी चाहिए, संख्या 3 से भी कटनी चाहिए। और 3 से कटने का नियम देखो दोस्तों, 3 से भी कटनी चाहिए। 3 से कटने का नियम क्या होता है कि सभी संख्याओं को जोड़ो, और जोड़ने के बाद यदि वो 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। दोस्तों समझा रहा हूँ, समझो। 4 और 9 13 में 0 जोड़ो तो 13 क्या 3 से कटेगी, नहीं कटेगी, यानी ये संख्या 3 से नहीं कटेगी।
और ये 3 से ही नहीं कटेगी तो क्या 102 से कटेगी? नहीं कटेगी। और एचसीएफ का मतलब ही होता है कि सभी को काटे, एक को भी नहीं काट पाई, अतः ये क्या है? गलत है। सबको काटती तब जो है सही होता। यानी 3 ही नहीं काट पा रहा, जहाँ जहाँ 3 होगा वो सब क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ 51 है, 17 तो 51 ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 है, नहीं काट पाएगा इनको। 3 का 9 ये भी नहीं होगा क्योंकि 3 से कट ही नहीं रहा है 49। तो क्या है? समझ रहे हो नहीं कितना ईजी लेवल है दोस्तों, कितना ईजी लेवल है। इन तीनों से नहीं कटी तो आँख मूंद को तुम 14 मारो। ये नहीं कि 14 से तुम भाग करके ट्राई करने लगना दोस्तों। ट्राई करोगे तो अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे, समय की बर्बादी करोगे जो तुम्हारे पास नहीं है। 2 घंटे में दोस्तों 200 क्वेश्चन करने होते हैं। जो विद्यार्थीगण इस ट्रिक को अपनाएगा, ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको लोग ट्रिक कहते हैं, ये हकीकत ज्ञान है। यही तो हकीकत ज्ञान मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर इसकी परिभाषा तुम्हें नहीं पता होती तो क्या करते तुम? वही गुणनखंड, वही नौटंकी दुनिया भर का करते और तुम्हारा जो है समय बर्बाद होता। तो आजकल सिलेक्शन कौन पाता है? ट्रिक वाले नहीं पाते हैं, न सूत्र वाले पाते हैं, हकीकत ज्ञान वाले पाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 2 यूनिट कार्य को 4 दिन में पूरी करते हैं तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 यूनिट काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? दोस्तों इसके लिए आप एक फार्मूला याद करना, MDH मसाला। MDH मसाला, MDH का मतलब होता है MDH मसाला बटा W, यानी M1D1H1 बटा W1 बराबर होता है M2D2H2 बटा W2। दोस्तों जब मैं एक चैप्टर पढ़ाऊँगा कार्य समय का तो मैं ये हकीकत ज्ञान बताऊँगा उसको उस समय कि ये कहाँ से फार्मूला आता है। लेकिन तब तक आप इस सीरीज़ में इस फार्मूला को याद करिए। और यदि आपको ये फार्मूला याद है तो आप कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन को चुटकियों में कर लेंगे। इसे याद करने का तरीका क्या है? तो MDH मसाला, MDH मसाला सभी खाए होंगे। M1 मतलब क्या होता है दोस्तों? मैन बोले तो आदमी। यहाँ आदमी की संख्या होगी, या मजदूरों की संख्या होगी, या मशीनों की संख्या होगी, या कोई भी बनाने वाला चीज़ का काम करने वाला जो आदमी होगा या काम करने वाला जो मशीन होगा वो M डिनोट करता है। M को मैन आदमी से डिनोट करते हैं वैसे। D का मतलब दिन कि वो कितना दिन काम करता है। H मतलब घंटा कि वो कितना घंटा काम करता है। H माने आवर मतलब घंटा। W माने वर्क कितने काम को करता है। ये चीज़ अगर इसमें आप रख देंगे तो आपका उत्तर डायरेक्ट देखने को क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो चलिए इसी में रखिए और उत्तर पाइए। देखिए 25 व्यक्ति यानी M1 का मान 25, 10 घंटे यानी H1 का मान 10, तो पहले लिखो या बाद लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 10 घंटे काम करके 2 यूनिट काम को कितने दिन में? देखो 4 दिन में, ये D का मान लिया। 4 दिन में कितने यूनिट काम को? 2 यूनिट काम को, तो बटा 2 कर दो, बटा 2 कर दो। तो वही देखो 10 व्यक्ति यानी M2 का मान 10 दिया है, 8 घंटे काम करेगा यानी H2 का मान 8 दिया है, करके 16 यूनिट काम को यानी 16 यूनिट काम को कितने दिन में करेंगे यानी D2 का मान पूछा है। तो दोस्तों हमेशा सबका मान, कभी कभी क्या होता है कि काम को नहीं देता है, काम को नहीं देता है तो ये ज़रूर करता है कि उसी काम को, इन दोनों में काम क्या हो जाता है? समान होता है। और काम अपने आप में 100% होता है। कोई भी काम अपने आप में 100%, तो दोनों समान होता है यानी 100 कट जाता है। 100 क्या होता है? कट जाता है। यानी W का मान 1 तुम रख दोगे क्योंकि कोई भी काम 100% होता है। 100% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों? 1 होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो परसेंटेज मतलब होता है बटा 100, इसका मान 1 होता है। तो कोई भी काम 1 होगा। अगर काम नहीं देगा तो यहाँ 1 रख कर हम हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको काट पीट कर दीजिए, यही आपका उत्तर होगा। तो देखिए दोस्तों ये 8 दूना का 16 2 है, 2 उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे है तो 2 ऊपर जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। और देखो सामने सामने काट सकते, गुणा के रूप में है तो सामने सामने काटोगे, नहीं तो भागा के इधर भेजोगे। देखो तुम भागे के ऊपर इधर ही भेज दो। देखो ये गुणा है 10, बाकी कट गया 10 गुणा है तो इधर आकर क्या होगा? भागा हो जाएगा और 10 से 10 कट जाएगा, 25 चौका क्या होगा? 100। इतना ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। हो गया कि नहीं दोस्तों? क्यों हो गया? क्योंकि तुम्हारे पास हकीकत ज्ञान के साथ इस फार्मूला को भी तुमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इन क्वेश्चन को चुटकी में कर सकते हैं हकीकत ज्ञान से। देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार अपने माल को 5% की हानि पर बेचने का दावा करता है। समझ रहे हो? 5% हानि पर बेचने का दावा करता है। देखते हो कभी शाम हो जाता है और तुम बाज़ार कभी अगर किए हो कि शाम हो जाता है, शाम के समय जाते हो तो उनके जाने का टाइम आता है। तो जब जाने का टाइम होता है तो वो कहते हैं कि भैया हमारा 100 रुपये के तो मतलब 20 रुपये किलो तो मैं खरीद कर लाया हूँ, लेकिन अब जाने का टाइम है, छोड़ो 20 रुपये किलो तो खरीद कर लाया हूँ, तो 20 रुपये नहीं बल्कि तुम क्या करो, हमसे 15 ही रुपये किलो जो है ले लो सर, क्योंकि अब जाऊँगा तो फिर कल तक मेरी सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, पूरा नुकसान हो जाएगा। तो हम 5% हानि पर यानी 15 ही रुपये में, 5% हानि नहीं, 5 रुपये की हानि पर ही हम आपको बेच देते हैं, 15 में ही बेच देते हैं, आप लेकर चले जाओ। तो ग्राहक तो बड़ा खुश हो जाता है कि चलो भाई 5 रुपये का मेरा का फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तो 20 रुपये खरीद कर लाया था। लेकिन क्या करता है अब दुकानदार जो है देता है तो अपनी जो तराजू है उस पर 1 किलो का बटखरा न रख के बल्कि
मतलब गलत बटखरा रख देता है। जैसे मान लो कि आधा किलो या 785 ग्राम का रख देगा, ताकि तुम्हें तो लगेगा कि तुम 1 केजी ले रहे हो, नहीं तुम्हें तो लगेगा कि 1 केजी ले रहे हो, यानी 1 केजी का दाम 20 रुपया है, लेकिन तुम्हें 1 केजी नहीं, तुम लगेगा कि तुम 15 रुपया के हिसाब से तुम ले रहे हो। लेकिन होता क्या है, उसको और लाभ हो जाता है, क्योंकि आधा किलो का चढ़ाएगा तो तुम्हारा कितना चढ़ेगा, आधा केजी। 1 केजी का दाम 20 रुपया था, 1 केजी का दाम कितना था दोस्तों, 20 रुपया था। तो वो बटखरा आधा केजी चढ़ाया तो 10 मैंने आधा केजी का दाम क्या होगा, 10 रुपया, यानी तुम्हें 10 रुपये में बेच देगा। माफ़ करना, तुम 10 रुपये का ही सामान को ले जा पाओगे, तो अभी भी वो 20 रुपया के आधार पर ही मान लो कि होगा, तो अभी भी वो क्या करेगा, अभी भी तो वो लाभ कमा ही रहा है। कितना, देखो 20 रुपये के सामान को तुम्हें 10 रुपये में बेच दिया, अभी भी 50% नहीं 100% की, नहीं 20 का 100 नहीं 50% की वैल्यू, 50% लाभ कमाकर तुम्हारा चला गया। तो सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है दोस्तों, इसी आधार पर आधारित है। देखो कैसे, तो 5% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी वो चिल्लाता है कि नहीं भैया, हम सीपी जो 100% होती है, हम 100% पर नहीं लेंगे, बल्कि इसको हम जो है 95% में ही आपको बेच देंगे, यानी सीपी में भी 5% कम, यानी हानि हुआ है 5% की, हम बेचने के दावा करता है। लेकिन गलत तराजू का उपयोग करके वो 65% का लाभ कमाता है। तो बात को समझो, 1 केजी के लिए उसके द्वारा उपयोग किया गया वास्तविक वजन क्या होगा, मैं वास्तविक कितना वजन वो तोला होगा, ताकि जैसे यहाँ पर वास्तविक वजन कितना तोला है, आधा केजी, यानी 500 ग्राम ही तराजू पर रखा था, तो वही मान तुम्हारा पूछ रहा है। तो देखो सर्वप्रथम क्या करोगे, 1 केजी का मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 केजी तराजू, वो कहता है कि 1 किलो आप सामान लीजिए, लेकिन 1 किलो के जगह पर वो 1 किलो को हम लिख सकते हैं, हम क्या 1000 ग्राम, क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। अब बात को समझो, वो क्या कहता है कि हमें 5% की हानि पर ही स्वीकार कर लेता है कि हमें 5% की हानि है, हम हानि पर ही बेचेंगे, यानी लागत एक्चुअल में वो कितने पर बेचने का दावा करता है, 5%। तो इसका 5% तुम निकालोगे तो 1000 में से 5% अगर निकल जाएगा तो बचेगा कितना दोस्तों, 95%। तो यानी वो कितने % बेचने की दावा करता है, 50। तो दोस्तों क्या होगा, तो हम निकालेंगे 5% हानि निकाल दिए, तो क्या आया 950 ग्राम, यानी 950 ग्राम हमारा क्या होगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया था, 950 ग्राम पर ये बेचने की कहता है कि हम इतने पर आपको क्या करेंगे, बेचेंगे, 5% हानि से कर वो कहता है इतने में बेचेंगे। अब क्या करता है कि वो ग्राहक तो ये समझेगा कि हमें अब जो है इसी वैल्यू पर हमें पैसा मिलेगी, इतने ग्राम पर जितनी वैल्यू रहेगी उतना ही हमें देना है। लेकिन होता क्या है कि जब वो बेचता है तो 65% का लाभ मिल जाता है, यानी ग्राहक तो ये समझेगा कि मेरे को 950 ग्राम की वैल्यू के बराबर हमें पैसा मिल गया, लेकिन इतना ग्राहक तो ये समझेगा, देखो यार ये है कस्टमर तो ये समझेगा कि हमें इतने ग्राम की जो वैल्यू होगी, माल की जो रुपया होगा, उतना हमको क्या है मिल गया, वो संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन ग्राहक इधर देखा, ग्राहक नहीं दुकानदार जो है 65% का लाभ, ये बताकर 65% का लाभ कमा लिया, यानी ये वैल्यू किसकी है, बात को समझो। वो दे देता है, ग्राहक ले लिया, और ग्राहक समझता है कि हम 950 ग्राम लिए हैं, तो ग्राहक के हिसाब से ही तो लाभ और हानि, लाभ ग्राहक के हिसाब से ही तो लाभ हानि होता है, और दुकानदार के हिसाब से। तो ग्राहक तो 950 ग्राम समझ कर ले लिया, लेकिन दुकानदार के सापेक्ष दुकानदार जो है वो तो बटखरे में क्या कर लिया, चोरी कर लिया है। तो जो दुकानदार है वो चोर है, वो 950 ग्राम नहीं दिया है, बल्कि ये ग्राहक जो है कस्टमर वो तो समझ रहा है कि 950 ग्राम है, 950 ग्राम की जो वैल्यू है उसी बराबर हम पैसा इसको दे रहे हैं। लेकिन दुकानदार बटखरे में क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है, 950 ग्राम की जगह पर कुछ और बटखरा जो है रख दे रहा। ठीक है, तो दुकानदार की नज़र में ये सीपी हुआ या एसपी हुआ, तो दुकानदार के नज़र में अब ये क्या होगा एसपी, और ये समझेगा मेरा कि यही मेरा एसपी है, ये भी तो ये तो खरीदेगा, तो ये इतने दाम पर जो है उसको दाम देगा, यानी ये क्या होगा, एसपी हो गया। इसी में क्या है, इसी में ये दुकानदार जो अब जो बटखरा रखेगा वो 950 ग्राम से कम का रखेगा, और जो कम का रखेगा, जो दुकानदार रखेगा वही तो सीपी होगा। तो ये किसकी वैल्यू है, ये सीपी जो होगा वो प्लस 65% ऐड, यानी ये एसपी की वैल्यू है, यानी 165% की वैल्यू है। देखो सीपी अपने आप में 100%, वो तो दुकानदार चोरी किया, अब क्या वो रखा है, तो जो भी वो रखा होगा वो अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। लेकिन वो यही कहकर बेच रहा है कि लो ये ले जाओ, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, 950 ग्राम बेच रहा है, यानी ये क्या है, एसपी है। और जो चोरी कर लिया वो सीपी है जो 100% है, यानी ये वैल्यू किसकी वैल्यू दी है दोस्तों, एसपी की दी है। यानी वही हमारा एक फार्मूला यदि याद रहेगा, ये बात समझ में आ जाएगा, तो वही एक फार्मूला जो मैं बार बार बताता रहता हूँ, वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए, यानी ये वैल्यू जो है 950 ग्राम वो किसकी है, एसपी की है, किसकी है, 165% की है। तो हम यहाँ लिख दिए 165 इंटू हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए सीपी वास्तविक मूल्य, क्या वो रखा था चोरी करके, कौन सा बटखरा रखा था चोरी करके, देखो वास्तविक वजन, यानी वो बटखरा पूछ रहा है, तो वो क्या है 100%, यानी इसकी वैल्यू कह रहा है। दोस्तों अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको।
क्यों ना इसको हम दोस्तों 5 से कटा कर देखते हैं। तो ये 5 से काटा, 5 दूना पंक्तियाँ 15, ठीक है, पंक्तियाँ 15, अब पंक्तियाँ 15, हाँ दोस्तों 5 से कटा है, देखो पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 एक 16, ये भी 5 से कटा, तो 5 से घटाओगे तो 19 5 95 होता है, यानी 190, यानी 00 यानी 1900 पर क्या हो जाएगा, 1900 बटा 33 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये 1900 माफ़ करना 19 5 95, हाँ 1900 बटा 33। अब क्या करोगे दोस्तों, क्या करोगे, 1900 में 33 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। दोस्तों यहाँ शॉर्टकट इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दशमलव में उत्तर है और 575 79 72 सब एक पास है, एक पास है। तो क्या करोगे तुम फटाक से, अब ये थोड़ा सा लेंदी कह सकते हो, एक आध क्वेश्चन आ जाता है लेंदी, 33 से क्या करोगे, भाग करोगे। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं, 19 25 95 हमने लिखा यहाँ 190, तो कहाँ से लिखा है दोस्तों, ये 33 है, 2 सुना ये भी तो है, यही मैं कहा कहीं ना कहीं कोई गलत है, तभी तो आएगा दोस्तों। अब तुम भाग करोगे तो तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। चलो दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों क्वेश्चन अगला है कि दिव्या अपने स्कूल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से 24 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत से 32 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। संपूर्ण यात्रा के दौरान औसत चाल, दोस्तों दूरी जब समान होता है तो हम बताए हैं 2ab अपन a+b कर दोगे तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दूरी देखो, एक जगह 24 किलोमीटर है, एक जगह 32 किलोमीटर है। जब दूरी समान हो तब औसत चाल का क्या फार्मूला होता है, तब याद रखना, तब औसत चाल का फार्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है दोस्तों, कुल दूरी बटा कुल समय। देखो 5 किलोमीटर पर आवर की घंटा से 24 किलोमीटर चलता है, तो कुल दूरी देखो, कुल दूरी 24 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर, कुल दूरी हो गया 24 किलोमीटर प्लस 32 किलोमीटर बटा समय। अब देखो ये है चाल, ये है दूरी। 24 किलोमीटर किस चाल से चलता है, 24 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर घंटा से चलता है, तो समय क्या होगा, देखो दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। एक ही फार्मूला याद तुम लोग नहीं कर पाते हो, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, केवल एक ही फार्मूला है दोस्तों। तो समय नहीं दिया है तो क्यों नहीं इस दूरी में, देखो दूरी बटा चाल, इसे चाल से भाग कर दे तो हमें निकल जाएगा कि 24 किलोमीटर कितने समय में चला है, ठीक है दोस्तों। तो दूरी है 24 किलोमीटर, कितने चाल से चल रहा है दोस्तों, 15, तो 24 बटा 15 ये हो जाएगा, प्लस और देखो 32 किलोमीटर चलने में कौन सा चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी है 32 किलोमीटर बटा चाल है क्या तुम्हारा 10 किलोमीटर पर घंटा, तो ये तुम्हारा क्या निकल गया दोस्तों, औसत जो है, माफ़ करना, कुल दूरी हो गया, ये कुल दूरी, और ये हो गया कुल समय। तो कुल दूरी बटा कुल समय ही तुम्हारा क्या होता है, औसत चाल होता है दोस्तों। तो 24 और 32, 4 2 6, 4 2 6 और 2 3 5 56 बटा, अब देखो ये नीचे बटा है तो एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, तो क्या 15 10 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों 30, 15 दूना का 30, 2 भाग करोगे तो 2 आएगा, 2 में 24 से, मैंने वही एलसीएम लेकर तुम क्या कर रहे हो, हल कर रहे हो। 10 में 30 से करोगे तो 3, 3 में 32 करोगे तो 3 दूना 6, 3 3 का 9 96। अब क्या होगा दोस्तों, मेन बटा ये है, ये जुटेगा और ये पलट जाएगा, यानी 56 गुणे 30 ऊपर चला जाएगा, 30 बटा 8 6 14 का 4 और 4 9 13, देखो 8 6 14 का तुम्हारा क्या होगा 4 4 और 9 13 1 14, ठीक है दोस्तों। अब क्या होगा, अब काट पीट करोगे उत्तर आएगा। 144 को जानते हो तुम क्या लिख सकते हो दोस्तों, 144 को लिख दो को 12 गुणे 12, क्योंकि 12 का क्या है वर्ग है दोस्तों 144, और 12 क्या होता है 6 दूना का 12, और ये होता है 6 से कटेगा कि नहीं दोस्तों, कटेगा तो 5 से कारण नहीं कटेगा, तो 6 दूना का 12, 6 5 30, ये कर दो, ये 56 ही रहने दो, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये 4 से काटो, ये 4 से 56 कटेगा, हाँ 16 चौका 64, हाँ कटेगा, ये चढ़ती हैं 12, ये 56 को काटो 4 से, 4 एक 4, 4 चौका 16, 14 चौका 56, नीचे 3 बचा, तो 14 5 70, 70 बटा 3, तो कहाँ गलत किए दोस्तों हम, माफ़ करना 2 ये था, इसको हमने नहीं लिखा, ये भी तो 2 है, तो 2 है तो अभी काटो और 35 होगा, 35 बटा 3, अब 35 बटा 3 है, 35 बटा 3, तो काटो 3 एक 3, 3 एक 3, 2 0 0.3 से मैंने करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 11.67, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है 32 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने नोटिस किया 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/6 था।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखो समझो, पूछ क्या रहा है, उसकी चाल याद करिए दोस्तों। चाल बराबर दोस्तों घबराइए नहीं, प्लीज़ आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को पढ़ के घबराइए नहीं। मैं बताता हूँ एक ही चैप्टर, एक कॉन्सेप्ट से एक चैप्टर, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय मैंने बता दिया कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, इसी से सॉल्व होगा तो इसी से मैं सॉल्व कराऊंगा। केवल धैर्य बनाए रखें, क्वेश्चन को पढ़ के घबरा ना जाए कृपया करके। देखिए क्या लिखा है कि 82 किलोमीटर की दूरी तय करते समय, अभी 82 किलोमीटर की दूरी तय नहीं किया है, करते समय ही नोटिस किया। क्या मैंने उसको चलना था, हमें 82 किलोमीटर, कितना चलना था, 82 किलोमीटर चलना था। मान लो बिंदु ए से बी तक 82 किलोमीटर दूरी है तो चलना था। तो वो 4 घंटे 15 मिनट चलने के बाद क्या पाता है कि 4 घंटे 15 मिनट बाद वो देखता है कि हम दूरी जो है 82 किलोमीटर तक नहीं चल पाए, बल्कि कुल तय दूरी, देखो उसके द्वारा तय की गई दूरी, वो दूरी जो तय किया है की गई दूरी, वो शेष दूरी का 7/6 थी। देखो 82 किलोमीटर तो कुल दूरी है, ठीक है दोस्तों। तो तय की गई दूरी हम मान लेते हैं कि यक्स थी, क्या होती, यक्स थी, यक्स हम मान लेते हैं कि तय की गई दूरी थी। तो ये कह रहा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी जो यक्स है वो शेष दूरी का, तो दोस्तों 7/6 है ना, तो कोई भी ये जैसे 82 किलोमीटर है तो उसको हम एक भाग मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, एक भाग इसको मान सकते हैं। तो ये कह रहा है कि शेष दूरी का माने कुल भाग कितना है हमारा, एक है। एक में से यक्स भाग जो है तय किया गया है, एक्स भाग दूरी तय किया गया है, हमारा कुल भाग एक है। तो इसमें से हम क्या किए कि हम जो तय किया हुआ भाग है उसको हम हटा दिए, क्या कर दिए, भाग है हटा दिया, ठीक है। तो ये क्या बचा, शेष दूरी बचा। देखो दोस्तों यक्स दूरी क्या कर दिए, देखो ये कुल भाग 82 किलोमीटर मानो या एक भाग मानो, ठीक है। उसमें से हम इतना भाग तय किए, इतना भाग, तो ये भाग मान लिए कि 2/3 है, 2/3 भाग तय किए। तो शेष भाग क्या होगा, तो 2/3 को एक में से घटाओगे तो क्या आएगा, 2/3 को एक में से घटाओगे तो 1/3 आएगा। तो शेष भाग क्या हुआ तुम्हारा, 1/3। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं यक्स भाग उसने तय किया है, एक भाग तय किया है, ठीक है। तो कह रहा है कि तय की गई जो दूरी है यानी यक्स है, वो शेष दूरी का माने एक भाग में से इस जो तय किए हुई दूरी को घटा दी तो शेष इस दूरी का 7/6 है। ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू तुम याद करोगे तो ये तुम्हारा भाग निकलेगा, कितना तुमने दूरी, कितना भाग जो है तय किया है। तो देखो तो 7/6 दोस्तों, मैं चाहता तो इसको तुरंत कर देता, लेकिन मैं हकीकत ज्ञान से ही बताऊंगा आपको। तो ये वाला पार्ट इधर चला आएगा, यक्स वाला पार्ट इधर लाओगे तो प्लस 7x/6 हो जाएगा बराबर 7/6, ऐसे ही लिख दो। यक्स एलसीएम लोगे तो 6 1 6 और 7 13x/6 आएगा बटा 7/6 आएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर यक्स बराबर क्या आएगा, 7/13, क्या जाएगा 7/13। 7/13 भाग जो है तय किया है, यानी कुल हमारा दूरी कितना है 82 किलोमीटर में, इतने समय में मैंने 4 घंटा 15 मिनट में। अब देखो यानी 4 घंटा 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय किया है, तो कुल दूरी का वो 7/13वां भाग तय किया है। ये तुम्हारा निकल गया दूरी, ये किलोमीटर में। और चाल पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको घंटा में तुम्हें बदलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन दोस्तों लेंदी है। तो 4 घंटा प्लस 15 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। तो 15 चौका तो 1/4 मैंने 4 सही 1/4। देखो ये 1/4 आएगा, 4 सही 1/4 करने के बजाय है तो चौका 16 1 17/4 घंटा, ये समय आ गया। ये क्या आ गया, माफ करना, समय आ गया, ये दूरी है। तो अब इस दूरी में हम समय से भाग कर देंगे, यानी 17/4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो इस दूरी में इससे भाग कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, चाल। तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 82 × 7/13, 4 ऊपर चलेगा तो क्या हो जाएगा 4/17। दोस्तों लेंदी तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोस्तों तुम्हारा कटने वाला भी नहीं है। तो इसको ये नहीं कि कोई कट उठ जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इन सब को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और 13 और 17 को भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे, फिर भाग करोगे, जो आएगा वो तुम्हारा उत्तर होगा। अब इसकी शॉर्टकट विधि कोई है कि नहीं बताओ। तो अपने दिमाग पर जोर डालो, और ऐसा विधि मिलता है तो थोड़ा कमेंट करो, ताकि तुम्हारे भी दिमाग को हम समझ सके और ऐसी चीज़ को जोड़ सके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 65,300 को 8% वार्षिक ब्याज के दर से 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। दोस्तों तो आप सभी जानते हो कि देखो, इसको हकीकत ज्ञान से मैं बताऊंगा, कोई फार्मूला से नहीं बताऊंगा। बाकी फार्मूला सब जानते ही हो। 65,300 रुपया हमारा मूलधन है,
और 8% ब्याज का दर लग रहा है। ये ब्याज का दर यानी 1 वर्ष में, और ये हम दूसरे वर्ष में। ये निकालता हूँ साधारण ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज तुम सभी जानते हो कि साधारण ब्याज में 8% पहला साल लगा तो 8% पहला साल लगा, दूसरे साल भी 8% रहेगा। इसी को क्या कहते हैं? साधारण ब्याज। और इस प्रकार से 2 साल बाद 16% मेरा हो जाएगा। लेकिन वही CI कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। वो क्या होता है? तो ये ब्याज पर भी ब्याज देता है। पहली साल तो 8% देगा ही, दूसरी साल भी हमारा 8% तो देगा ही, लेकिन दूसरी साल जाते जाते मूलधन के अतिरिक्त ये ब्याज भी बढ़ जाएगा। तो इस ब्याज का भी हमारा यानी 8% का भी 8%, यानी 8% बटा 8% गुणे 8/100 ये तुम्हें ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर का मतलब दोस्तों ये हुआ कि इसको तुम जोड़ोगे तो 8 + 8 16 होगा ही, प्लस 16% होगा ही, प्लस ये एक्स्ट्रा होगा। और ये क्या हुआ तुम्हारा जो है 2 साल का 16% ही हुआ। अब अंतर का मतलब इससे बड़े में से छोटे को घटाओगे तो ये 8 + 8 ये जो 16 होगा, ये क्या होगा? ये कट जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो ये कट जाएगा। केवल जो ब्याज पर ब्याज लगेगा वही बचेगा। तो याद रखना, पढ़ने वाले लड़के ये सब तामझाम नहीं करते हैं। वो सब जानते हैं मन में ही कि 2 साल का अंतर कह रहा है तो साधारण ब्याज तो 8% पहले साल भी लगेगा, दूसरी साल भी 8% लगेगा। CI भी पहली साल 8% लगेगा, दूसरी साल भी 8% लगेगा। तो ये दोनों इक्वल होगा। अंतर करने पर क्या होगा? मैंने घटाने पर ये कट जाएगा। जो ब्याज पर ब्याज लगेगा वही एक्स्ट्रा CI में जुटेगा। जो एक्स्ट्रा रहेगा वही तो अंतर प्राप्त होगा दोस्तों। यानी पढ़ने वाले बच्चे ये तो जानते ही हैं कि वो इतना सारा चीज़ वो नहीं करते। वो क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ने वाले बच्चे वो क्या करते हैं दोस्तों? पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो रेगुलर अपना प्रैक्टिस लगा रहे हैं, वो जानते हैं कि जो ब्याज का दर है 8% वो दोनों साल मिलेगा। इस 8% दूसरे साल में CI में जो 8% का जो 8% है यही बचा रहेगा, जो CI में ऐड होगा, और अंतर निकालेंगे यानी यही अधिक होगा। तो यही तो अंतर होगा, यही तो अंतर होगा। यानी इसी की वैल्यू पूछ रहा है, 8% का 8%, इसी की वैल्यू पूछ रहा है। अंतर ही तो अंतर्गत में इसकी वैल्यू पूछ रहा है। और ये किसका निकालेंगे दोस्तों? इसका निकालेंगे। तो देखो, अब देखो कैसे हल करेंगे। 65,300 का दोस्तों ये सब समझाने के लिए किए हैं। तुम डायरेक्ट अंतर जब पूछे तो R% का R% निकाल देना। R% का R% निकाल दोगे, वही तुम्हारे 2 साल का अंतर होगा। या तो रट लो या तो हकीकत ज्ञान समझ लो। तो इस R% का R% मतलब 8%, मैंने इसका 8% एक बार निकलेगा 8%, और इसका भी एक बार फिर 8% निकलेगा। यही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। यही तुम्हारा क्या होगा दोस्तों? उत्तर होगा। करोगे तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो कैसे करोगे। 00 से तुम पेन चेंज करो यार, 00 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 100 को यहीं रहने देना, 2 अंक बाद दशमलव लगा देना। केवल इकाई डिजिट देखो सबका समान है क्या? हाँ भैया सबका समान है। यहाँ फिर धोखा दे दिया दोस्तों, यहाँ फिर इकाई डिजिट समान है। तो धोखा क्या? 8 × 64। इस 64 से इसमें क्या करो? गुणा करो। 64 में गुणा करोगे तो देखो 64 से 653 में हम कर रहे हैं गुणा। जल्दी करो। देखो 4 × 12 का 2। देखो दूसरा डिजिट सब में अलग अलग है, तो मैं क्या करूँगा? देखो 4 × 12 का 2 और 4 × 5 20। 4 × 12 का 2, 4 × 5 20, 20 1 21। मैं क्या करूँगा? यहीं तक करूँगा, अब आगे नहीं करूँगा। अब देखो 36 18 एक अंक तक लगाते हैं। 36 18 एक अंक छोड़ कर लगाते हैं, एक ही अंक अब रहने दो। जोड़ोगे तो क्या होगा? इधर क्या है हमें उससे क्या मतलब? जोड़ो, 2 1 2 8 1 9, और 2 अंक बाद दशमलव भी लगेगा क्योंकि 00 है। यानी अंत में 0.92 किस में है? अंत में केवल इसी में है, और इसको हम मारकर चले आएंगे। हम पूरा नहीं करेंगे। और ये सब कहाँ से डेवलप होगा दोस्तों? आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए ने इतना पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 7 महीने बाद बी एक निश्चित पूंजी के साथ आकर उसमें जुड़ गया। ए व्यवसाय शुरू करने के दिन से 1 वर्ष बाद, मैंने 1 वर्ष बाद में लाभ का अनुपात ये होता है। तो बी का कितना है? आप सबको मैं बता दिया हूँ। जिन लोग पिछले वीडियो नहीं देखें, आप सब चाहें और एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट वाला देखें कि निवेश वाला क्वेश्चन में जो प्रॉफिट % होता है वो व्यक्ति एक द्वारा लगाया गया अमाउंट इंटू व्यक्ति ए के द्वारा दिया हुआ टाइम में मल्टीप्लाई करो, प्लस व्यक्ति P2 यानी प्रॉफिट, दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट जो होता है वो होता है व्यक्ति दूसरे व्यक्ति द्वारा लगाया गया अमाउंट और कितने समय तक लगाया, ये गुणा करेंगे तो प्रॉफिट का जो है रेशियो चला आएगा। बात समझ में आया? तो P1 संबंध P2 यानी 6 संबंध 2 का मान दिया। देखो एक व्यवसाय शुरू करने के 1 वर्ष बाद एक शुरू करने, ए शुरू में ही शुरू कर दिया है। 7 महीने बाद बी भले आया है, तो ए का जो अमाउंट देखो प्रॉफिट संबंध यानी यही मान दिया, 6 संबंध 2 इसका मान दिया है। और ए अब ए का अमाउंट कितना है दोस्तों? तो अमाउंट है ए का 759 पर 3 थे 0
कितने टाइम के लिए, तो ए शुरू से अंत तक करता है और 1 वर्ष बाद, तो यहाँ हम मात्रक वर्ष में नहीं रखेंगे बल्कि महीना में, क्योंकि 7 महीने बाद बी आ रहा है, इसलिए हम ये कितने महीने तक काम करता है, 12 महीने तक। 1 वर्ष नहीं करेंगे क्योंकि बी केवल कुछ ही महीने तक रहता है। और A2 का मतलब हुआ कि दूसरे व्यक्ति का अमाउंट, यानी बी का अमाउंट कितना है नहीं पता है, यही हमें क्या करना है, देखो बी के द्वारा निवेश, यानी यही हमें याद करना है। गुण है T2 में कितने समय तक रहता है, देखो कितने समय तक रहता है ये है, कितने समय बाद आता है ये नहीं रखते यहाँ, कितने व्यवसाय में कितने समय तक रहता है, तो 2 महीने बाद भी आता है और कुल 12 महीने बाद हम लाभ ले रहे हैं, तो कितने महीने तक रहा होगा, तो घटाएंगे तभी तो पता चलेगा दोस्तों। तो मैंने 5 महीने तक बी भी हमारा रहा होगा, तो इसका टाइम ये कर दिया दोस्तों। और सभी जानते हैं, आप सभी लोगों के संबंध का मतलब होता है बटा, यानी 6/2 ये है, ये क्या है 6/2 ये है, बटा ये देखो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। ये आपको लगता होगा कितना हार्ड है, दोस्तों हार्ड नहीं है, एक ही कंसेप्ट पर मैं इन क्वेश्चनों को आपको करवा रहा हूँ। संबंधी मैंने बटा होता है, तो ठीक है दोस्तों। 2 3 देखो काटने के लिए अलग पेन, 2 3 6 3 ऊपर हो गया। तो दोस्तों क्या होता है कि जब बराबर के इधर उधर हुआ गुणा के रूप में हो तो सामने सामने काटते हैं, यानी 3 एकने 3 और सामने काटेंगे 3 चौके बार। क्यों सामने काटते हैं, क्योंकि ये जब आएगा तो ये नीचे हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है, सभी जानते हैं। और 5 से डिवाइड, देखो A2 इधर इधर 1 मानेंगे, A2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, A2 एकने A2 हो जाएगा। 5 से भाग करते ही तुम्हारा उत्तर मिलेगा, तो 5 से भाग करो, तो करो 5 से कने 5, ठीक है दोस्तों, 5 से कने 5। कहीं गलत हो रहा है क्या यार, हाँ गलत ये हो रहा है कि ये अभी हमारा 4 यहाँ भी था, इसको हम नहीं देख रहे थे, तो 4 यहाँ भी था, इसको हम नहीं देख रहे थे। दोस्तों देखो 5 से ये A2 तो इधर चला है, देखो 5 से भाग करने के बजाय थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर 2 से हम यहाँ गुणा कर देते हैं, 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं, तो 5 दूना का ये बनेगा 10, और 10 बनते एक शून्य का गायब कर देगा। यानी क्यों ना हम 4 से गुणा कर ही रहे थे, 4 दूना का 8 से गुणा कर दे, काफ़ी ईजी हो गया, 5 से भाग करना भी नहीं पड़ा। 4 से गुणा करने के बजाय हम 8 से गुणा कर देंगे, तो ये 5 से भाग करने वाला भी टिंटिमा खत्म, एक 0 भी कैंसिल, कितना ईजी। अब 8, अब 2 0 तो अंत में आएगा, सबके 2 0 है, इसमें 2 0 नहीं है तो इसको हटा दो, ये नहीं होगा कभी उत्तर, सभी में 2 0 है। अब करो 8 से गुणा, 8 9 72 का 2, हाँ भैया इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब आगे देखो 8 5 40 और 7 47, 7, ये देखते ही तुम इसको मार कर चले आओगे, आगे गुणा नहीं करोगे। आप सबसे मैं बताता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम्हें करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 6 से 54 पर 3 जीरो के कितने भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये नंबर सिस्टम का दोस्तों क्या है क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्न के लिए जब अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे, तब क्या हम करते हैं, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहे तो हम करते हैं क्या है कि इसका करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो इस पर 3 जीरो है, देखो कितना आसानी तरीक़ा से ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 654 को 654 लिखो, इस 3 जीरो को तुम क्या लिख सकते हो, 1 जीरो में मैंने 10 में क्या होता है 2 गुणे 5 होता है, क्या होता है 2 गुणे 5, मैंने इसमें 3 2, देखो 3 2 को हम लिख रहे हैं 2 के पावर 3 और 3 5 होंगे 5 के पावर 3, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम 654 का गुणनखंड करोगे और तुरंत तुम्हें उत्तर मिलेगा, करते ही तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। तो 654 का गुणनखंड करोगे तो 2 3 क्या होता है, देखो इधर 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 देखो इधर गुणनखंड कर रहा हूँ 654 का, तो 2 से करो, 2 3 6 दोस्तों, ये 4 से कटेगा का 54 नहीं कटेगा, 2 3 6 और 2 दूना का 4, 2 7 14, ठीक है दोस्तों। क्या आया तुम्हारा 327। दोस्तों मैं किया क्या, इसका 2 भागों में बांटा, ये हुआ 654, 3 जीरो है, 3 जीरो मतलब 10, 1 10 में 2 गुणे 5, तो यानी 1 10 में 1 2 और 1 5 होता है, 3 10 में 3 2 और 3 5 हुआ। और 654 का मैं गुणनखंड करने चला तो 2 से मैं किया तो ये आया, और 3 से करूँगा तो 3 एकने 3, 2 उतारूँगा तो नहीं जाएगा, और 3 और 27, ये तुम्हारा आया 109। 109 किसका है दोस्तों आप बताओ, तो ये तुम्हारा आ गया दोस्तों क्या 2 गुणे 3 गुणे 109। 109 भी किसी से कटेगा क्या दोस्तों, सोचो नहीं, चलो तो अब 2 के पावर 1 2 यहाँ ये है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा टोटल, 1 ये है तो 4 हो जाएगा। 3 का पावर नहीं पता है हमें, तो 1, 3 का पावर 1 है क्योंकि 1 ही 3 है, गुणे 5 के पावर क्या है दोस्तों 3, गुणे 109। तो कह रहा है कि कुल कितने भिन्न अभाज्य गुणनखंड होंगे। दोस्तों ये 2 अभाज्य गुणनखंडों की अगर संख्या कहता कि कुल कितने अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो ये जो घात है इनकी घात क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, इनकी जितनी भी घात है, 2 का घात 4 है तो 4 लिख दिए, 3 का घात 1 है तो 1 लिख दिए, ठीक है।
4 लिख दिए, फिर 1 लिख दिए। 5 का घात क्या है? 3 है तो 3 लिख दिए। 109 का घात नहीं पता है तो 1 लिख दिए। 4 1 5, 5 3 8, 8 1 9, 9 तुम्हारा क्या हो जाता है दोस्तों? उत्तर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये पूछ रहा है कि भिन्न अभाज्य गुणनखंड, यानी हमें लगता है इसको पूछ रहा है 1 2 3 और 4। तो दोस्तों कुल मिला के क्या समझ में आया कि अगर भिन्न नहीं कहता बल्कि कहता है कि कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या का मतलब क्या होगा? 2 कितनी बार आया है दोस्तों? 4 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। 5 कितनी बार आया है? 3 बार। 109 कितनी बार आया है? 1 बार। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहता था, जाहिर सी बात है 4 1 5 3 8 1 9 होता। लेकिन ये कह रहा है कि भिन्न अभाज्य, मतलब 2 4 बार आया है लेकिन 2 ही तो है। भिन्न अभाज्य मतलब 2 एक भिन्न है, 3 जो है 2 से अलग है, एक वो हो गया। 5 जो है बाकी से अलग है, एक ये हो गया। 109 जो है बाकी से अलग है। तो भिन्न का मतलब हुआ अलग। तो अलग किस्म के कितने हैं? तो कुल जब कहेगा तो 2 4 बार आया है तो इसलिए सबको हम जोड़ते हैं, उसके घाटों को जोड़ देंगे, वही कुल अभाज्य संख्या होगा। लेकिन ध्यान से पढ़ो, अगर भिन्न आएगा, भिन्न मतलब कितना समान नहीं होना चाहिए का मतलब 2 4 बार भले है लेकिन भिन्न कितना है? तो 1 2 3 4 है, भिन्न संख्या है जो अभाज्य है, इसलिए 4 इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो कि एक व्यक्ति को प्रत्येक महीने इतना वेतन मिलता है। चलो भैया, हर महीना कितना वेतन मिलता है? 1772 रुपया हर महीना जो है एक व्यक्ति को वेतन मिलता है। वो प्रत्येक महीना अपने वेतन का 50% बचत करता है। माने इसका 50% क्या करता है दोस्तों? 50% माने आधा। आधा क्या करता है दोस्तों? बचत करता है। क्या करता है? बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च बताइए। 50% बचत करता है तो बचा कितना? 50% खर्च भी करेगा, माने आधा बचत करेगा, आधा खर्च करेगा। खर्च पूछ रहा है तो चूँकि दोनों समान ही है इसलिए सीधे 50% निकालो, यानी 1772 का आधा। क्यों? क्योंकि 50 दूना का 100, 2 से भाग करो, 2 8 16, 2 8 से 16, 2 9 2 6 12, 886 इसका उत्तर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि सभी क्वेश्चन हार्ड ही होता है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पहली बार मिलता है तो वो हार्ड लगता है, लेकिन बार बार ऐसा ही क्वेश्चन लगाते जाएंगे। जैसे पीछे मैंने बताया, पहली बार मिला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने वाला, तो काफ़ी जो है आपको हार्ड लगा। हार्ड क्या है? इसका ही अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहते हैं, तो क्या करें? इसका गुणनखंड निकालिए। अगर भिन्न कहे तो जो गुणनखंड होगा अलग अलग, पहले क्या करिए? इनका गुणनखंड निकालिए और घात के रूप में लिखिए। अगर समान है तो उसे घात के रूप में लिखिए। भिन्न कह दे मैंने अलग अलग कह दे तो 2 3 4 जो अलग अलग होगा वो संख्या। कुल कह दे तो उनके घातों को जोड़ दो, वही तुम्हारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा, जो कि वास्तविक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई विभिन्न राज्य दिया हुआ है, ABCD, ये राज्य है। इसमें कुल उपस्थित, इसमें इतने स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। जैसे राज्य A में उपस्थित 2018 सन में इतना उपस्थित हुए और इतना जो है इसमें से उत्तीर्ण होते हैं। जैसे 2019 में इतने स्टूडेंट आए, इतने उत्तीर्ण हुए, ऐसे ही सब दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो कहता है वो देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2022 में राज्य D और E से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। देखो 2022 पहले ढूंढो, ये है 2022। D और E देखो, D और E में उपस्थित कितने हैं? देखो D और E में उपस्थित कितने हैं दोस्तों? D और E ही कह रहा है। D और E में उपस्थित ये है, ये इसकी कुल संख्या की बात कर रहा है। कुल संख्या की बात कर रहा है, ठीक है, कि तुलना में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो दोस्तों ये इसमें उत्तीर्ण कितने हैं? ये हैं, ये उत्तीर्ण है। उत्तीर्ण मानों को हमें ऐसे लाल करना चाहिए था। तो इनका टोटल करो, देखो कितना प्रतिशत है, पता चल जाएगा तुम्हारा। देखो तो इसका तुम करोगे टोटल तो क्या होगा तुम्हारा? ये देखो इधर करते हैं। 8 0 जोड़ो तो 8, 0 5 जोड़ो 5, 8 8 16 का 6, 8 9 17, 1 18, ये आया। और इसका कलर चेंज करो, ये इसका देखो कुल कितना आया? 2 0 2 0 ऐसे उतार दो, 5 9 14 के 4 उतार दो, हाथ में लगा 1, ठीक है। और 8 और 7 15, 1 16 का 6, 9 9 18, 1 19। ये इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है कह रहा। तो प्रतिशत बदलने का मैं एक ही फॉर्मूला बताता हूँ दोस्तों, जो लोग नहीं जानते जानो कि जिस भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है जिसका, तो ये कह रहा है कि इसकी तुलना में ये कितना प्रतिशत है। तो जिसका प्रतिशत निकालना है इसको प्रतिशत में बदलना है तो वो ऊपर लिखेंगे। जिससे तुलना करना है, किससे तुलना? इसकी कुल की तुलना में। तुलना किसे करना? इससे। तो इसको हमेशा क्या लिखेंगे दोस्तों? नीचे लिखेंगे।
गुणे 100 कर देंगे तो हमारा ये प्रतिशत में क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, करना क्या है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब तुम्हारा आया तुम्हारा 18,658, ये हुआ 1964। अब क्या होगा दोस्तों, या तो तुम भाग करके कटाओ, नहीं तो सीधे क्या कर दो, भाग कर दो। तो सीधे भाग करने के लिए एक और इजी तरीका तुमको मैं बता दे रहा हूँ। पहले लिखो 18,658, पहले लिखो, उसके बाद देखो इजी लगेगा तुम्हें। 1964 से करना है भाग, कलर को कर लिया मैंने चेंज। अब देखो जो भाग हुआ है, जो उत्तर आया है, उसमें पहले अंक 9, 7, 8 ये है। या तुम ऐसे करो, सीधे 19 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 186 है या 186 का कम, तो 19 नवा तक चला जाएगा, कई बार 9 बार चला जाएगा, चल जाएगा ना। एक बार करते ही तुम्हारा उत्तर आएगा, ये बात याद रखना। एक ही बार जहाँ करोगे उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो पहला डिजिट से उत्तर आ जाएगा, तो तुम 9 से गुणा करो। 9 चौका 36 का, 9 चौका 36 का क्या होता है दोस्तों, 6, हाथ में लगा 3, और 9 छक्का 54, 3 57 का 7, हाथ में लगा 5, 9 81 और 5 86 का 6, हाथ में लगा 8, और 9 1 9 8 17, यानी 9 बार चला गया क्या, 9 बार चला गया क्या, हाँ 9 बार चला गया। और तो दशमलव आएगा ही, तो पहले ही देखते हो 9 दशमलव, एक बार भाग करते ही तुम्हारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। आप विश्वास माने देखने में लेंदी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी ईजी महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः, यानी D1 और D2 को मान दिया है। D1 दिया है 24 और D2 दिया है दोस्तों 13। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 2 फार्मूला होता है। एक तो तुम साधारणतया जानते हो, किसी का भी नहीं, आयत का जानते हो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, ठीक है। बाकी किसी भी चतुर्भुज का, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज क्यों ना हो, और तुम्हारा क्षेत्रफल पूछे तो किसी भी चतुर्भुज के लिए 1/2 D1 इंटू D2 हो जाएगा। किसी भी चतुर्भुज पर ये लागू होता है। उनके विकर्ण के गुणनफल का आधा कर दोगे तो दिया हुआ चतुर्भुज, चतुर्भुज तो बहुत प्रकार का होता है दोस्तों, समचतुर्भुज, ठीक है, समचतुर्भुज होता है, तुम्हारा आयत होता है, वर्ग होता है, समलंब होता है, सब जो है चतुर्भुज ही है। तो किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला 1/2 D1 इंटू D2 होता है। बाकी अन्य सबका अलग अलग भी होता है, उसके लिए मैं मेंसुरेशन की वीडियो में मैं आपको बता दिया हूँ, एक चैप्टर एक कंसेप्ट में जाइए मेंसुरेशन देखिए। तो देखो अब इसका रखते ही उत्तर आ जाएगा, ये अगर पता होगा जिसको। जिसको नहीं पता होगा इतने ईजी क्वेश्चन को क्या करेगा, अपने घमंड में चूर होके कि नहीं भैया हमें तो नहीं देखना है, क्या नहीं देखना है, वीडियो आपकी मेंसुरेशन की, वो छोड़ देगा। और बर्तियाँ क्या होगा, बर्तियाँ 36 अंत में किसके है, इसमें मार के चले आओ। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उत्सव घर से 28 किलोमीटर की दूरी पर अपने कार्यालय तक गाड़ी चलाकर जाता है। देखो दोस्तों, उत्सव जो है, ये उत्सव एक व्यक्ति है जो अपने घर से कार्यालय गया। कहाँ गया, कार्यालय, कार्यालय गया, कार्यालय, तो ये दूरी है 28 किलोमीटर की, ठीक है। गाड़ी चलाकर जाता है। सुबह वह यह दूरी 1 घंटे में तय करता है। 1 घंटे में जो है दूरी तय कर दिया, सुबह गया 1 घंटे में दूरी तय कर दिया। जबकि शाम को देखो, जाते समय 1 घंटे में तय कर दिया, जाते समय, ठीक है दोस्तों, जब जा रहा था तो 1 घंटे में तय कर दिया। जबकि शाम को लौटते समय उस समान दूरी को तय करने में 75 मिनट अधिक लगा। मैंने जब इधर से आया तो 75 मिनट अधिक लगा, का मतलब ये हुआ कि तुम्हारा समय कितना हो गया, समय हो गया 75 मिनट अधिक लगा। अधिक मतलब 1 घंटा लगा प्लस 75 मिनट अधिक, मतलब 1 घंटा 75 मिनट लगा, अधिक लगा। तो 2 तरफा यात्रा के दौरान औसत चाल, देखो औसत चाल की फार्मूला होता है कि दूरी तो समान है, अगर दूरी समान होता है तो 2 इंटू AB/A+ भी होता है। अलग अलग चाल जो दिया रहता है तो हम मान रखते हैं, लेकिन अलग अलग चाल नहीं दिया है। एक फार्मूला औसत चाल का ये होता है, एक फार्मूला औसत चाल का मैंने अभी बताया, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो क्यों ना उसी को हम यहाँ लगा देते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय को। कुल दूरी कितना है दोस्तों, कुल दूरी है 28 जाने में और 28 आने में, ये कुल दूरी होगा, बटा समय 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, 2 घंटा प्लस 75 मिनट। 75 मिनट को घंटा में बदलो, 75 मिनट में 60 मिनट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। 75 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 60 मिनट प्लस 15 मिनट, तो ये 60 मिनट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा, ये देखो कलर को थोड़ा चेंज कर लें, तो 1 घंटा ये कुल समय लिखते हैं, 1 घंटा ये, 2 घंटा हो गया प्लस 15 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, भाग 1500 का मान 1/4। तो इसमें 1/4 जोड़ोगे तो 1/4 जोड़ोगे तो 4 दूना 8, 1 9/4 जो है घंटा हो जाएगा। तो ये समय, कुल समय लिख दोगे 9/4 घंटा, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा। अब आगे देखो दोस्तों, यहाँ गलत क्या की हो तुम बताओ। 2 घंटा में 15, मैंने 15 चौका 1/4 दोगे, 4 दूना 8, 9 ही तो आएगा दोस्तों। तो गलती कहाँ हुई है दोस्तों, 1 घंटा ये,
1 घंटा ये 2 घंटा 75 मिनट। इस 75 मिनट में हम निकाले थे 1 घंटा और 15 मिनट, यानी दोस्तों 1 घंटा ये 1 घंटा ये और 1 घंटा ये 3 घंटा टोटल होता ना। 3 घंटा प्लस 1/4 तो चट्टी में 12 1 13, हाँ 13/4 आता है। चट्टी में 12 1 13, 13/4 घंटा। समय 13/4 घंटा आएगा दोस्तों, 13/4। तो कलर को चेंज कर लो, ये 13/4। तो 4 ऊपर जाएगा क्या होगा, गुणा हो जाएगा। 28 दूना का 56 गुणा का 4/13 केवल एक ही में है, यही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को दोस्तों 18 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। बी अकेले उस काम को 72 दिन में पूरा करता है। बी अकेले उस काम को जो है 72 दिन में पूरा करता है। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 18 और 72 का तुम क्या ले लोगे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 18 72 का एलसीएम लोगे तो 72 आएगा। 18 दूना 36, 18 चौक 72, 18 3 14, 18 चौक 72, 72 में करोगे तो 1 आएगा। यानी ये क्या आता है दोस्तों, इफिशियंसी। बार बार मैं बताता हूँ कि इफिशियंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। और टाइम बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा होगा, इधर आकर भाग हो जाएगा, वर्क अपॉन इफिशियंसी। इफिशियंसी क्या बताती है कि एक दिन में कोई व्यक्ति 4 काम कर सकता है, क्योंकि ये दिन है। और बी जो है एक दिन में 1 काम कर सकता है। बी एक दिन में 1 काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में जो है 4 काम कर सकते हैं। 1 काम अकेले कौन कर सकता है, बी। तो ए कितना करेगा दोस्तों, ए और बी मिलकर 4 एक दिन में करते हैं। बी अकेले 1 करता है, तो जाहिर बात है 3 1 कर रहा होगा। तो ए की एफिशिएंसी क्या निकल आई दोस्तों, 3। और तो ए अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। तो जो समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है, वर्क। टोटल वर्क यही होता है, टोटल वर्क क्या होता है, ये होता है। तो 72 बटा एफिशिएंसी कितनी है, एक ही है हमारा 3। तो 72 में 3 से जो भाग करोगे तो आएगा तुम्हारा 24, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, 18 व्यक्तियों के समूह में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल होकर उनमें से 20% पुरुष, 40% महिलाएं और शेष बच्चे, माने 20% जो है दोस्तों 20% जो है 20% हैं पुरुष प्लस 40% क्या है महिला, प्लस परसेंट है तो परसेंटेज ही रहेगा, ठीक है ना। शेष बच्चे यानी 20 और 40 होता है दोस्तों 60। शेष बच्चे माने 40%, 60। 100 में से 60 गया दोस्तों 40% क्या है, बच्चे हैं। और उनका औसत वजन, पुरुष में इतने बच्चे शामिल हैं, इतने जो हैं लोग हैं। और उनका औसत वजन जो है 45 kg है। इनका औसत वजन दे दिया है, इनका औसत माने ये पुरुषों की जो संख्या है, मान लो 20 पुरुष हैं, उसमें क्या है 20 पुरुष के वजन क्या है 45 kg है। 50 इन लोगों का औसत वजन क्या है दोस्तों 50 kg है। इन लोगों का औसत वजन क्या है दोस्तों 40 kg है। तो समूह का औसत वजन पूरे समूह का औसत वजन कह रहा है, पूरे समूह का औसत वजन पूछ रहा है। तो पूरे समूह का औसत वजन पूछ रहा है दोस्तों, तो आप ही बताओ पूरे समूह का औसत वजन। परसेंटेज को मान लो कि 20, मान लो कि परसेंटेज नहीं, 20 पुरुष है, 40 महिला है और 40 जो है बच्चे हैं। इनका अलग अलग औसत दिया है। 20 पुरुषों का औसत जो है 45 किग्रा है, 40 महिलाओं का 50 किग्रा है और 40 बच्चों का जो है 40 kg क्या है। तो औसत वजन का मतलब होता है, औसत मतलब क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, पदों की संख्या देखो 40 पुरुष, 20 पुरुष, 40 महिला और 40 बच्चे। तो टोटल हमारा क्या होगा 100 हो गया, 100 कुल व्यक्ति हो गया बटा पदों की संख्या, मैंने बता पदों की संख्या हो गया योगफल। औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो योगफल बराबर क्या होता है, योगफल बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, उल्टा क्या होगा भागा गुणा हो जाता है। यहीं से तो औसत बराबर क्या होगा, पदों की संख्या भाग हो जाएगा। तो औसत योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो एक चैप्टर एक कंसेप्ट में जाए, ये सब समझ में आ जाएगा। तो योगफल तो 20 पुरुष का अपना वजन क्या है 45 किग्रा के हैं। तो योगफल का मतलब क्या, टोटल कितने होंगे, तो 20 × 45 होंगे, यानी इनका यहाँ पर हमारा गुणनफल होगा। ये क्या होगा 40 × 50 होंगे टोटल योगफल। भाई 40 बच्चों का औसत जो है उम्र नहीं वजन 40 kg है। तो टोटल अगर पूछिएगा तो 40 योगफल पूछेगा कि टोटल कितना होगा, 40 × 40 है तो होगा। ये क्या है दोस्तों, ये तुम करोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे तो देखो, तो 45 दूना का क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 90 पर 2 शून्य मैंने बढ़ा दिया। देखो 45 दूना का 90, 1 शून्य बढ़ा दिया। यहाँ 0, 4 × 5 = 20,
20 पर 2 शून्य मैंने बढ़ा दिया। कितना ईजी है, देखते रहो। 4 चौका 16, 16 पर 2 शून्य मैंने बढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2 शून्य नीचे है, तो आप पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे कि जोड़ने के बजाय 2 शून्य को यहीं पर क्या कर देंगे, तो सभी में से 2 शून्य गायब होगा। लेकिन याद रखना, क्योंकि जुड़ेगा तो सब शून्य एक साथ उतरेगा। यहाँ 9 और 20 क्या होगा, 9 20 29। पहले 20 और 9 और 16 को जोड़ोगे तो क्या होगा दोस्तों, होगा 25। 25 में 20 जोड़ोगे तो होगा 45। तुम्हारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों इसको हकीकत ज्ञान से भी हम कर सकते थे, लेकिन आप एक ही तरीका जानते रहेंगे, एक चैप्टर एक कॉन्सेप्ट, तो आपको आसानी से मतलब कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज दोस्तों, साधारण, तो फिर क्या याद करना है, तो वह राशि याद करना है दोस्तों। साधारण ब्याज माने 4% 1 वर्ष के लिए लग रहा है, तो 2 वर्ष के लिए 4% यानी कितना लगेगा, 8% ब्याज लगेगा। इसी ये 8% ब्याज मिलेगा। इसी 8% की वैल्यू क्या है, 162 है। राशि पूछ रहा है, राशि अपने आप में क्या होता है दोस्तों, 100% होता है। तो वैल्यू अपन किसका, यानी वैल्यू क्या है, 162 है, किसका है दोस्तों, 8% का है। हमें चाहिए क्या है दोस्तों, 100% चाहिए। ये हल करोगे, 8 दूना का 16, 8 दूना का 16, और यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, 8 से नहीं कटेगा, तो 8 दूना का 16 हम तो कटा दिए। अब क्या होगा, तो कटा दिए, तो आगे हम कर सकते हैं कैसे, 8 दूना का 16 करेंगे, 2 उतारेंगे, नहीं जाएगा तो शून्य बढ़ा देंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा दोस्तों, 20 बनेगा तुम्हारा, और तो 8 दूना का फिर क्या होगा तुम्हारा 8, दशमलव लगा देंगे यहाँ पर, दशमलव क्या 2 शून्य अभी और है। देखो इसको क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सीधे हम 4 से कटा देंगे। 4 दूना का 8, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ठीक है, 2 सब कटा, तो 2 8 16, और 2 8 16, और 2 दूना का क्या हो जाता है दोस्तों, क्या 2 8 16 और 2 1 2, 81 आया क्या दोस्तों। 81 में 25 से गुणा करोगे तो यूनिट डिजिट से भी कर देंगे, तो 5 1 5, देखो इसमें 5 है, यूनिट डिजिट से भी तुम कर सकते हो। ये तुम्हारा राइट आंसर है। देखते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन क्या, अंतिम क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक सेल 60 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक को 7% छूट पर 44 रुपये अंकित मूल्य वाले एक पेन 25% छूट पर खरीदा। देखो ये 60 रुपया अंकित मूल्य था, MP था 60 रुपया, लेकिन इस पर क्या 70% छूट पर खरीदा। तो इसमें से क्या हम 70% घटाएंगे, और एक 44 रुपये का कोई अंकित मूल्य था, 44 रुपये का एक वस्तु था, इस पर जो है 25% छूट पर खरीदा, यानी 25% छूट को घटाएंगे तो सेल के कारण उसके कितने बचत हुए। तो ये टोटल क्या होगा, घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, घटाएंगे तो हमें निकलेगा कि कितने में वो खरीदा। ठीक है, लेकिन ये बचत पूछ रहा है कि उसको बचत कितना हुआ, तो इसका उल्टा 7% 70% तुम्हारा, देखो इसका उल्टा देखो, ये खरीदा हुआ, बचत के लिए इधर कर रहे हैं, बचत के लिए 70% छूट था इस पर, तो 70 माफ़ करना, बचत का मतलब क्या है कि हम घटाएंगे नहीं, बल्कि इसको घटाएंगे नहीं, बल्कि 70% ही हमारा छूट होगा, और इसका 25% की छूट होगा। भाई जो छूट है वही तो बचत है, बोलो ना यार, जितना छूट होगा उतना बचत होगा। तो 70% बचतें पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा कि कितने में खरीदा। अगर पूछता कितने में खरीदता तो इसमें से 70% छूट को घटाते, लेकिन पूछ रहा कि कितना बचत हुआ, तो जाहिर सी बात है 70% छूट है, 70% का बचत हुआ, और 25% का जो है छूट है, तो हमें 25% इसका जो है हमारा बचत ही हुआ। तो 60 का 70% कितना होगा, 7 से 42 होगा। तुम याद कर लेना दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो 44 का 25% कितना होगा दोस्तों, 44 का 25% मैंने 1/4, मैंने 11 होगा, 1/4 देखो, 1/4 देखो, 70% मैंने क्या 60 गुना 70/100, 2 0 0 के 7 से 42। 44 का 25% मैंने क्या 1/4, 25/100, 25/100 मैंने 1/4, 44 का 1/4 करोगे तो 11। तो ये जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, जोड़ दोगे तो 2 1 3 4 1 5, मैंने 53 रुपये तुम्हारा उत्तर हुआ। इस तरीक़ा से दोस्तों 20 क्वेश्चन को मैंने हकीकत ज्ञान से बताया, और आपको यदि समझ में आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइव अवश्य करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी सिलेक्शन आपकी तरह DSSB में हो सके। मेरे दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।